ज़ोया टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को ज़ोया टॉक की तरफ से सलाम। आज मैं आपको एक ऐसी नादान लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी कहानी सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जो कि एक हकीकत है। एक बहुत ही नादान लड़की रहती थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो इतना खूबसूरत थी, इतना ज़्यादा खूबसूरत थी कि पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। वो जहाँ कहीं भी जाती तो लोग उसको देखते ही बहुत तारीफ़ें करने लगते। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन बहुत ही नादान थी। उसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी। वो मवेशी पालने का शौक़ रखती थी और एक दूर से दूसरे गांव का लड़का उसके घर दूध लेने जाता था। वो चूँकि बहुत खूबसूरत थी और लड़के ने जब उससे पहली बार देखा तो वो अपना होश खो बैठा। वो उससे जब दूध लेता तो एक स्माइल देता और वो तो कम उम्र थी तो वो भी हंस पड़ती थी। और इस तरह जब वो दूध लेने आता तो उसको देखता और देख देख कर दूध लेकर चला जाता, क्योंकि लड़के का दिल आ गया था उस लड़की पे। लड़का उम्र में लड़की से काफ़ी बड़ा था और लड़की अभी मोहब्बत के बारे में नहीं जानती थी। वो तो नादान थी, कम उम्र थी। और एक दिन यूं हुआ कि वो लड़का दूध लेने ही नहीं आया। तो वो लड़की सारा दिन बेचैन रही, उसके इंतज़ार में रही, उसके बारे में सोचती रही, उसकी फ़िक्र करती रही और ख़ुद से बातें करती रही कि मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ, मुझे क्या वो दूध लेने आए या ना आए, मुझे क्यों उसकी इतना परवाह हो रही है, वो मेरा क्या लगता है। इस तरह लड़की ने खुद से बातें की और ख़ुद से ही कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, वो अच्छा लड़का है इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस लड़की का भी उस लड़के के बगैर दिल नहीं लग रहा था। वो लड़का अब 1 हफ्ते से नहीं आया दूध लेने और लड़की की हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी कि आखिर वो लड़का क्यों नहीं आ रहा दूध लेने, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के घर दूध लेने जाता है। तो लड़की ने उस लड़के का पता किया तो वो उसे पता चला कि वो लड़का तो काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। और जब उस लड़की ने उस लड़के के बीमार होने की खबर सुनी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने नमाज़ पढ़ी और उसने नमाज में अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह वो लड़का जल्दी ठीक हो जाए और मेरे घर दोबारा से दूध लेने आए। तो खैर वो लड़का कुछ दिनों के बाद सेहतयाब हो गया और जब वो लड़का सेहतयाब होकर उस लड़की के घर दूध लेने गया तो लड़की उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो लड़का भी बहुत खुश हो गया था उस लड़की को देखकर, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर। अब वो लड़की दिन रात उस लड़के के बारे में सोचती रहती थी और उसे ये खबर ना हुई कि उसको मोहब्बत से काफ़ी ज़्यादा इश्क हो चुका है उस लड़के से। उस नादान लड़की को ज़रा सी भी खबर नहीं हुई कि मुझे उस लड़के से मोहब्बत से ज़्यादा काफ़ी इश्क हो गया है, क्योंकि अभी भी वो नहीं जानती थी कि ये मुझे क्या हो गया है, क्योंकि वो दोनों ही गांव में रहते थे। तो गांव में लड़के को तो मोबाइल रखने की इजाज़त थी लेकिन लड़की को नहीं थी, क्योंकि अब वो दोनों ही परेशान रहने लगे थे, क्योंकि लड़के के पास तो मोबाइल था लेकिन लड़की के पास नहीं था। तो वो दोनों ही बेचैन रहते थे कि आखिर हम बात कैसे करें, हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा। तो लड़के ने एक दिन बैठकर सोचा और उसने अपनी छोटी सी बच्ची को एक छोटा सा पैगाम दिया और उस लड़की से जाके कहा कि मैं तुम्हें मोबाइल ला कर दूँ, क्या तुम चोरी मुझसे बात किया करोगी। तो वो लड़की झट से मान गई, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि मैं भी उससे बातें करूं, उसे जानूं, उससे पहचानूं, उसकी आवाज़ कैसी है, क्योंकि वो दूध लेने आता था। घर वालों के डर से वो सिर्फ मुस्कुरा देता था, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। तो उस लड़के ने उस लड़की को मोबाइल लेकर दे दिया। अब वो दोनों दिन को तो नहीं, क्योंकि दिन को लोग होते थे, उनकी फैमिली होती थी, अब वो दोनों रात को बातें किया करते थे।
जब लड़की के घर वालों को थोड़ा शक होने लगा तो लड़की ने रात को मोबाइल पे बात करना कम कर दिया था और अब वो मज़ीद परेशान होने लगी कि मैं अब उससे कैसे बातें करूं। मेरा तो दिल करता है उससे बातें करने को और मेरे घर वाले इतने सख्त हैं कि मुझ पे वो शक कर रहे हैं। और लड़की ने इतना सोचा, आखिरकार उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं जैसे ही मैं वैश्यों का घास करने जाती हूँ वही घास में बैठकर ही मैं अपने महबूब से बातें किया करूँगी। तो अगले रोज़ वो जैसे ही सुबह सुबह उठी, जल्दी से उठी और मैं वैश्यों के लिए जब घास करने गई तो अपने महबूब से बातें करने लगी। इस तरह दिन गुजरते रहे। वो सुबह जल्दी उठती, घास करने जाती, फिर अपने महबूब से ज़्यादा बातें करती और फिर घास करके घर आ जाती थी। और एक दिन यूं हुआ कि वो सुबह से निकली घास करने तो शाम को आने की बजाय वो रात को आई। और जब घर वालों ने पूछा कि इतनी देर आज क्यों लगा दी, कहाँ थी, तो उस लड़की ने अपने घर वालों से यही कहा कि नहीं, आज इतनी देर तो नहीं हुई। उसने जैसे ही बात को संभाला, बहाना किया और बात को वही ख़त्म कर दिया। और 2-3 दिन गुजरे। फिर कुछ दिन के बाद फिर उस लड़की ने सुबह से निकली घास करने, फिर शाम की बजाय फिर रात को आई। क्योंकि वो नादान तो कम उम्र थी और वो लड़का उसका ख्याल भी नहीं रखता था। मतलब उस लड़के को भी टाइम का नहीं पता चलता था कि मैं अपनी लड़की को जल्दी घर भेजूं ताकि घर वाले इस पे शक ना करें, इसे मार ना पड़े या कुछ भी। वो दोनों ऐसे ही मगन हो जाते थे, उन दोनों को वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता था। वो सुबह से निकलती थी घास करने और फिर शाम को तो आ जाती थी, लेकिन वो काफ़ी दिनों से रात को आ रही थी। और जब वो लड़की दूसरी बार वो देर से रात को घर आई तो उसने तो अपने घर वालों से जैसे कैसे अपनी जान छुड़वा ली। मतलब बहाना कर लिया कि नहीं आज घास ज़्यादा हो गया था, तो आज ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन उसके साथ बैठे हुए भाई को उस पर थोड़ा शक हुआ कि इससे इतनी देर क्यों लग रही है, ये हर रोज़ किधर होती है, ये क्यों ऐसे कर रही है, आखिर क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। और एक दिन जैसे ही वो सुबह उठी, घास वाला कपड़ा उठाया तो छोटे भाई ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस लड़की को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो तो मगन थी हर रोज़ की तरह कि घास में जाऊंगी, इधर उधर देखकर अपने महबूब से बातें करूंगी छुपकर। जैसे ही वो घास करने वाली ज़मीन पर पहुंची और इधर उधर देखा और चुपके से अपना मोबाइल उठाया तो उसका भाई चुपके से उसको झाड़ियों के पीछे से देख रहा था कि आखिर माजरा क्या है, इतना देर क्यों लग रही है, ये क्या करती रहती है घास में। वो 2-3 घंटे जितना देर बैठी रही, जितना बातें करती रही, उसका भाई झाड़ियों में से छुपकर उसकी सारी बातें आराम से सुन रहा था। उस लड़की को पता ही नहीं चला कि उसका भाई इतनी देर से मेरी बातें सुन रहा है। उसका भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उस लड़की को पता भी नहीं चलने दिया कि उसने सारी बातें तुम्हारी सुन ली हैं। और वो चुपके से बात को बर्दाश्त करके घर आ गया था। और घर में आकर उसके भाई ने इतनी ज़ोर से घर वालों पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ कि इससे इतनी देर क्यों लगती है, क्योंकि इसके पास मोबाइल है और ये किसी से बातें करती है। जब वो लड़की घर आई तो उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि क्या ये सच कह रहा है, तुम्हारा भाई कह रहा है कि इसके पास मोबाइल है। तो उस लड़की ने कहा, कौन सा मोबाइल, मेरे पास तो नहीं है। वो लड़की बहुत ही घबरा गई थी। वो जैसे ही वो लड़की घबराई तो उसकी अम्मी को फ़ौरन पता चल गया। उसकी अम्मी ने कहा है कि जहाँ पे भी मोबाइल है मुझे वापस दो मुझे मोबाइल। तो उस लड़की ने मोबाइल निकाला तो वो अपनी अम्मी के हाथ में नहीं दे रही थी। तो उसकी अम्मी ने उससे ज़बरदस्ती से उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी अम्मी ने उसको इतनी बातें सुनाई और कहा कि ये है तुम्हारी इतना लेट आने की वजह।
और उसका अगले रोज घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया। और वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने एक छोटी सी बच्ची को उस लड़की के घर भेजा कि आखिर पता कराओ कि वो किधर है, उसके साथ क्या हुआ है, वो घास करने क्यों नहीं आई। जब उस लड़के को पता चला कि उसके घर वालों को उसके मोबाइल का पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। और फिर उस लड़के ने उस बच्ची को दोबारा उस लड़की के घर भेजा और उसे पैगाम दिया कि उस लड़की से कहो कि मेरे साथ भाग चले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो तो नादान थी, तो उस लड़की ने उस बच्ची से कहा कि हाँ, उस लड़के से जाके कह देना कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे पीछे भागने के लिए। तो वो लड़की तो बहुत नादान थी, उसने सारा दिन अपना सामान बनाया कि मैं रात के किसी भी वक्त निकल जाऊंगी, क्योंकि वो दिन को नहीं निकल सकती थी, दिन को कोई भी उसे देख सकता था। तो जैसे ही वो घर से निकल रही थी अपना सामान बांधकर, तो उसकी भाभी की नज़र उस लड़की पे पड़ी और उसकी भाभी को पता चल गया कि ये किसी के पीछे भागने की तैयारी कर रही है। और उसकी भाभी ने सब अपने घर वालों को बता दिया कि आपकी लड़की घर से भाग रही है। उस लड़की को लड़का बाइक पर बिठाकर तो चला गया था, लेकिन उस लड़की के घर वाले भी फ़ौरन बाइक लेकर सब उस लड़के और लड़की के पीछे चल पड़े। और वो लड़का और लड़की इतना दूर नहीं पहुंचे थे और इस लड़की के घर वाले पहुंच गए थे उनकी बाइक के करीब। तो उस लड़के ने जल्दी से उस लड़की को अपनी बाइक से उतारा और खुद बाइक चलाकर कहीं दूर चला गया। और लड़की इधर भागते भागते किसी हमसाये के घर में आ गई और उनसे कहा कि खुदा के वास्ते मुझे बचा लो, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, अब मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उन लोगों ने उस लड़की की मदद की कि आप घबराएं ना, आप परेशान ना हो, हम आपकी मदद करेंगे, आपने मोहब्बत की है, आपने कोई गुनाह नहीं किया। तो जैसे ही उस लड़की के घर वाले उन लोगों के घर गए तो उन लोगों ने कहा है कि आप इसको कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारी अमानत है, ये हमारे घर आई है, हमने इसका साथ देने का वादा किया हुआ है। तो उस लड़की के घर वालों ने उन लोगों को मुंह पे ही कह दिया कि हाँ, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, ये तो नादान है, ये तो बच्ची है, हाँ, हम इन दोनों का निकाह करवाएंगे। तो उन लोगों ने इसी भरोसे उस लड़की को अपने घर वालों के साथ भेज दिया कि अब ये इन्होंने कसम उठाई है तो ये लड़की और लड़के का निकाह तो ज़रूर करवाएंगे। तो जैसे ही वो लड़की घर आई, उसके घर वाले उसको ले, उसकी लाश घर में पड़ी रही और उसके घर वालों ने उसे उठाया तक नहीं। जैसे ही पुलिस आई वहाँ पे तो उसके घर वालों ने उस पर तरस भी नहीं किया, उस पर एक चादर भी नहीं डाली। जैसे ही उसका जिस्म सारा का सारा छल्ली हुआ पड़ा था, इतना ज़्यादा खून था, सारे लोग जमा हो गए थे और एक डॉक्टर को बुलाया गया कि इसको चेकअप करो कि ये टचअप है या नहीं, मतलब इसको उस लड़के ने टच किया हुआ है या नहीं। तो उस डॉक्टर को पता चला कि ये तो पाक है, इससे तो आज तक किसी ने टच भी नहीं किया, ये तो पाक है, ये तो कुंवारी लड़की है। तो उसके बाद उसके घर वालों ने थोड़ा सा उस लड़की पर तरस खाया और उसके भाई को तो पुलिस लेकर चली गई और उसके भाई को पुलिस ने फांसी की सज़ा दे दी थी। और इस तरह वो लड़की अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठी थी, उसे अपनी जान देनी पड़ी थी और वो जान उसके अपने सगे भाई ने ली थी और वो भी अपनी जान से गया था। तो कभी हम ये नहीं सुन पाएंगे कि गैरत के नाम पर एक मर्द का कत्ल हुआ। हमें बस यही सुनने को मिलता है कि गैरत के नाम पर एक औरत का ही कत्ल होता है। क्यों एक औरत को इजाज़त नहीं है मोहब्बत करने की? वो क्यों मार दी जाती है? आखिर उसका दिल नहीं है? क्यों उसे माशरे में इतना इज्जत नहीं मिलती? क्यों वो घुट घुट कर अपनी मोहब्बत को अपने अंदर ही मार देती है? अगर वो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ बोले तो वो मार दी जाती है।
तो ये थी उस नादान लड़की की मोहब्बत की कहानी।